सिवियर पेन। ओके, अगर ऑडियंस को समझाना हो कि एंडोमेट्रियोसिस है क्या, तो वो सिंपल शब्दों में आप एक बार कोशिश करिए। एंडोमेट्रियोसिस, यस, नाम बहुत बड़ा सा है एंड Yes. प्रोनाउंसिएशन इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट, बट सिंपल शब्दों में यही है कि एवरी मंथ जब हमें पीरियड्स आते हैं, जो इनर लाइनिंग है, यानी सबसे अंदर लाइनिंग यूट्रस की है, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो उन 5 दिन में शेड होता है, यूट्रस से बाहर आता है वजाइना के थ्रू। अगर किसी सर्कमस्टांसेस में वैसा टिश्यू या खुद एंडोमेट्रियम उस जगह के अलावा, यानी इनर लाइनिंग जो है वो उस जगह नॉर्मल जगह के अलावा कहीं और ग्रो कर रही है, तो उसको हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। तो सेम एंडोमेट्रियम लाइक टिश्यूज, इफ़ दे आर फाउंड आउटसाइड द नॉर्मल एंडोमेट्रियम, देन इट इज़ कॉल्ड एंडोमेट्रियोसिस। अब वो कहाँ कहाँ हो सकता है? वो पेल्विस में हर जगह हो सकता है, ओवरीज में यानी अंडाशय में हो सकता है, फेलोपियन ट्यूब्स में हो सकता है, और ऐसी एक थ्योरी आई है कि ये हो सकता है रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, यानी पीरियड बाहर आने की बजाय थोड़ा बहुत ये सेल्स पेल्विस में जा रहे हैं। रेट्रोग्रेड मतलब पीछे की तरफ, बैकवर्ड फ्लो हो रहा है, और फिर वो पेल्विस में डिफरेंट एरियाज में जाके इम्प्लांट हो जा रहे हैं। सो दैट इज़ वन ऑफ द थ्योरी बिहाइंड कि वाई इट इज़ हैपनिंग, क्यों हो रहा है एंडोमेट्रियोसिस। अच्छा, जब बात आती है कि वन ऑफ द थ्योरी, एक तो रेट्रोग्रेड है, बाकी क्या है, मतलब रीज़न क्या है इसके? एक्चुअली ये भी एक चीज़ है, एंडोमेट्रियोसिस जो बीमारी है ये एक इवॉल्विंग आप कह सकते हैं बीमारी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें पता हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता हैं, जिसके बारे में रिसर्च इज़ गोइंग ऑन। बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं, आप भी इस पे काम कर रहे हो। तो बेसिकली क्योंकि हमें जानना है कि व्हाट इज़ द रूट कॉज, और Yes. जब तक हमें रूट कॉज नहीं पता होगी तब Solution तक नहीं शायद पता है। हम उसे डेफिनेट ट्रीटमेंट ना प्रोवाइड कर सकें। तो इसीलिए जो थ्योरीज़ हैं, जो सबसे पुरानी थ्योरी है दैट इज़ द थ्योरी ऑफ रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन। लेकिन फिर लोगों को समझ में आया कि अगर रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन थ्योरी ही सही है, तो फिर ये लंग्स में कैसे आ गया, डायफ्राम में कैसे आ गया, Yes. और भी इतनी रेयर जगहों पे कहाँ से आ गया, माइंड क्योंकि में भी पाया गया है कुछ केसेस में। यस, तो वहाँ कैसे पहुँचा, इसका मतलब ये थ्योरी हर केस में वैलिड नहीं हो रही है। देन दे स्टार्टेड विद अदर थिंग्स। तो जो दूसरी थ्योरीज आई कि शायद ये एक जेनेटिक बेटा मतलब चेंज हो रहा है हमारे सेल्स का, जो कि एंडोमेट्रियम लाइक सेल्स में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, सो देर इज़ दिस काइंड ऑफ चेंज इन द सेल्स। सो वो थ्योरी एक आई है। बाकी जेनेटिक एक कंपोनेंट पाया गया है कि शायद बचपन से ही हमारे अंदर ये सेल्स हैं जो कि जेनेटिकली धीरे धीरे बाद में प्रेजेंट हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। सो ये सब डिफरेंट थ्योरीज़ हैं और उस पर पीपल आर वर्किंग आउट। मतलब अगर आपकी फैमिली में भी किसी को रहा है, व्हेन यू आर गेटिंग डायग्नोज विद एंडोमेट्रियोसिस, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, शायद फैमिली में भी किसी को हो। यस, डेफिनेटली थोड़ा बहुत रोल है, बट ऐसा नहीं है कि सबको होगा ही। अगर आपकी मदर को है, सिस्टर को है, तो आपको होना ही है, बट आपके चांसेस थोड़े से ज़्यादा होंगे। तो बेटर है कि अगर आप अपने सिम्टम्स पे थोड़ा सा कॉशियस रहें, ट्रैक करें, और टाइमली अगर आप उसको पकड़ पाएँ तो दैट इज़ बेटर। बट ऐसा नहीं है कि एवरीबडी हु इज़ हैविंग दिस डिजीज़ इन देयर मदर और समथिंग, जेनेटिक 100% नहीं है, बट डेफिनेटली प्री डिस्पोजिशन जिसको हम कहते हैं कि चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, एंड एंडोमेट्रियोसिस के साथ साथ और भी नाम जुड़े हुए हैं आजकल, सबसे ज़्यादा अडिनोमाइसिस, देन यस, फाइब्रोसिस। evil sister. Adenomyosis is known as the evil sister ओके। of endometriosis. दोनों आपस में इतना जुड़े हुए हैं, एक ही टाइप के एक्चुअली एंटिटीज़ हैं। बस अगर वही एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम यानी मसल लेयर जो होती है यूट्रस की, उसके अंदर ग्रो करने लगे तो उसको हम एडेनोमायोसिस कहते हैं। ओके। तो एंडोमेट्रियोसिस, एडेनोमायोसिस राउंड अबाउट 40% केसेस में उनका एसोसिएशन है, दोनों साथ में भी पाए जाते हैं। तो ये एंटिटीज़ हैं दो, एंडोमेट्रियोसिस, एडेनोमायोसिस। तो डॉक्टर, जब रिसर्च की बात आपने जैसे करी, तो 1993 में तो विमेंस हेल्थ पे रिसर्च शुरू हुई, ऑलमोस्ट 33 इयर्स। तो एंडोमेट्रियोसिस पे कब से शुरू हुआ है रिसर्च, हो भी रहा है इस पे? अरे
such a massive pace people are doing things. इंडिया में मे बी हम लोग अब जाके एक अवेयरनेस आई है कि people those who have suffered from it they have now woken up and they are coming out कि उनको है. अभी तक तो कितने लोग बिल्कुल एकदम साइलेंट बैठे हुए थे. सो इंडिया में भी लाइक अ एपिडेमिक इट इज़ स्प्रेडिंग. कितना इंसिडेंस हो गया है और वर्ल्ड में तो लोग कर ही रहे हैं. बिकॉज अब जब मैं गई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे तो जो वहाँ की जो कॉन्फ्रेंसेज हैं उसमें सो मच ऑफ रिसर्च वर्क इज़ गोइंग ऑन. सो डिफरेंट नॉट ओनली डॉक्टर्स, मतलब वहाँ पे फंडिंग है ऑन दिस कि एंड नाउ दे हैव कम अप विद अ टेस्ट. बिकॉज मेन प्रॉब्लम जो लोगों को समझ में आई कि वी आर नॉट एबल टू पिक इट अप ऑन टाइम. हम उसे टाइम पे डायग्नोज ही नहीं कर पा रहे हैं. 4th स्टेज पे आप पेशेंट हैं तो आप उसमें क्या ट्रीटमेंट दोगे? डेफिनेटली इट विल नॉट बी अ डेफिनेटिव ट्रीटमेंट. आप बस उसको हेल्प कर रहे हो इन अ वे, बट ऑलरेडी इट हैज़ ग्रोन सो मच. तो वाई नॉट पिक इट अप when she is young, when it is just the initiation of the disease. तो बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क बाहर के कंट्रीज़ में हो रही है बिकॉज दे हैव प्रॉपर फंडिंग, दे हैव अंडरस्टूड द डिजीज़ प्रोसेस. तो अब उसके डायग्नोसिस पे मुझे लगता है लोगों ने, ट्रीटमेंट तो काफ़ी एक्सप्लोर हो गया है. सर्जरी होनी चाहिए एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, न्यूट्रिशन एंड ऑल. बट अब जो मैंने फोकस देखा है मेजॉरिटी ऑफ रिसर्च पीपल, दे आर फोकसिंग ऑन द डायग्नोसिस कि जल्दी आप उसे पकड़ सको. दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम एरिया आई थिंक इन दिस डिजीज़. तो अब एक सलाइवरी टेस्ट एक आ गया है जो कि इंडिया में भी इंट्रोड्यूस हो गया है. एंड दिस इज इट इफेक्टिव? येस, डेफिनेटली इट इज़ इफेक्टिव, बट उसे कॉशियसली यूज़ करना पड़ेगा. प्रॉब्लम ये है कि जब कोई टेस्ट आता है विच इज़ सो ईजिली अवेलेबल कि कोई भी जाके उसको करा सकता है. बिकॉज सलाइवरी टेस्ट इज़ लाइक वेरी, इट कैन बी ईजिली डन. कोई भी स्कूल गर्ल गई, उसने वो किट लिया एंड अपने सलाइवा से उसको चेक कर लिया. तो प्रॉब्लम ये आएगी कि हमें और बहुत डायग्नोसिस नंबर्स एकदम हमें सडनली ज़्यादा मिलने लगेंगे. तो फिर एक टाइप का पैनिक आ सकता है सोसाइटी में कि सो मेनी पीपल आर सफरिंग. तो हमें थोड़ा कॉशियसली उसको यूज़ करना होगा कि ऐसा ना हो कि इट इज़ लाइक फ्रीली अवेलेबल टू एवरीवन. आई थिंक सिर्फ एक ही कंपनी कर रही है, जर्मनी बेस्ड, एंड दे हैव टाइड विद सम इंडियन आल्सो. एक डॉक्टर है, उनका नाम नहीं याद आ रहा, पुणे बेस्ड है. यस, पूना. इट इज़ नाउ अवेलेबल ओनली थ्रू पूना. सो ऑल द सैम्पल्स दे लाइक वी ऑल्सो सेंड देम टू दैट प्लेस ओनली. बट धीरे धीरे ऑब्वियसली अब आ गई है तो अवेलेबल हो ही जाएगी. सो बट इट हैज़ टू बी यूज्ड कॉशियसली. इट इज़ अ गुड थिंग. ऐसे पेशेंट से मुझे लगता है ये ज़्यादा बेटर है जिनमें आप बहुत परेशान हो कि क्या हो सकता है, तो एटलीस्ट रूल आउट तो कर देगी. करेक्ट, है ना, कि हम ढूंढ रहे हैं बहुत टाइम से, वी थिंक दैट इट इज़ एंडोमेट्रियोसिस बट वी आर नॉट वेरी श्योर. बट हाँ, स्क्रीनिंग के लिए आई विल नॉट रिकमेंड इट. दिस इज़ माई टेक. लेट अस सी हाउ. यस, इट इज़ वेरी न्यू. इट इज़ एक्सपेंसिव ऑल्सो. अच्छा. So those in whom you think that it is endometriosis but किसी वजह से नहीं आ रहा है तो वो एक रूल आउट कर देगी. इफ़ इट इज़ नेगेटिव देन इट इज़ नॉट endometriosis. ओके. क्योंकि उनके प्लेटफॉर्म पे तो दिए हुए हैं कि 99% करता है, बट मैंने भी कुछ लोगों से ऐसे रिव्यूज़ लिए थे तो उन्होंने बोला कि बहुत न्यू फेज़ में है. Yes. तो तब कोई भी चीज़ नई आती है तो उसके साथ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, एंड दे हैव टू बी जज्ड as the thing goes on and it is being used, then only we'll come to any conclusion. It will take some time, few years. So जब एंडो की डायग्नोसिस की बात आती है 7 to 8 years है अदर कंट्रीज में, बट अपने यहाँ तो ऑब्वियसली शादी के बाद पता चलता है. हाँ, शादी कर लो, बच्चा कर लो, ठीक हो जाएगा. जब बच्चे की बात आती है तब पता चलता है अच्छा कुछ ऐसा भी चल रहा है. तो आपको और भी क्या रीज़न लगते हैं कि मतलब इंडिया में इतने डिले क्यों है? क्योंकि इंडिया के केसेस मैंने देखे 11 साल 12 साल. एक कल मैंने केस पढ़ा, उसको 20 years लग गए. इतना ही होता है, इतना. देयर इज़ सो मच ऑफ प्रॉब्लम. यूजली हम लोग भी अपने ओपीडी में पेशेंट्स देखते हैं. मेरे को लगता है 4-5 ऐसे एरियाज़ हैं जिस वजह से इतना डिले होता है. पहली चीज़ कि पीरियड पेन को हमने नॉर्मलाइज़ किया हुआ है. सबसे इम्पॉर्टेंट तो वही है. नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है.
वही काफ़ी साल तक चलता रहता है कि इट इज़ नॉर्मल। तो सबसे पहला तो ये हो गया। दूसरा कि इसके जो सिम्टम्स हैं